तो दोस्तों जो हमारा अगला यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये कहिए कि हमारे जो पूरा सिलेबस है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, इसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हमने इसके पहले पढ़ेंगे या इसके बाद पढ़ेंगे वो इसी यूनिट के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, और वो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट उसका नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारा पर्पस स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने का ये होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब दिक्कत क्या होती है, मतलब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या होती है? तो होता क्या है ना बेसिकली कि जो हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो हमारे इनफ पढ़ते नहीं है। हमारे जितने अननोन्स होते हैं ना, जैसे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेंबर फोर्सेस हो गए या सपोर्ट रिएक्शंस हो गए, तो हम वो पूरा नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम अलग से कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग से आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लेके आते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो और इनके दो तरीके के मेथड होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक फोर्स मेथड होता है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो भाई फोर्स मेथड को हम कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। कंपैटिबिलिटी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंपैटिबिलिटी कंडीशंस का यूज होता है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड है जहाँ तक उसको हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड या स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस, एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशंस जनरेट करते हैं और फिर हम चीज़ों को, अननोन्स को निकालते हैं। ठीक है, और इसका जो अप्रोच होता है वो मैट्रिक्स में, जो हम लोग का लास्ट यूनिट जो होने वाला है, तो मैट्रिक्स मेथड में जो डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही पार्ट होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसलिए उसको स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इन तरीके की चीज़ों पे यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें अननोन्स क्या होते हैं फोर्स मेथड में? फोर्स मेथड में आपके अननोन्स हो जाते हैं मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो आपके अननोन्स होते हैं वो आपके ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं आपके रोटेशंस। ठीक है, ज्वाइंट के जो रोटेशंस वगैरह हो गए, डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह हो गए, वो इसके आपके अननोन होते हैं। तो किन सिचुएशन में हम फोर्स मेथड प्रेफर करेंगे और किस सिचुएशन में हम आपका ये प्रेफर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड? तो फोर्स मेथड जब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटरमिनेसी से छोटा रहेगा तो हम लोग फोर्स मेथड प्रेफर करेंगे। ठीक है, और जहां पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटरमिनेसी से बड़ा होगा तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मेथड क्या होता है। इसमें हम लोग मेथड जो यूज़ करते हैं वो कंपैटिबिलिटी कंडीशंस क्रिएट करके अननोन्स निकालते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस जब हमें क्वेश्चंस डील करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जनरेट करते हैं अननोन निकालने के लिए। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, मतलब जैसे जैसे एक एक मेथड का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है उनका तो सबसे पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज स्टेप करके क्वेश्चन का कंसेप्ट भी पहले दे दूंगा जहां जहां रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करते हैं। और कौन कौन से टाइप के आते हैं आपके? ठीक है, ये एक आपका जो कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्स मेथड्स के, एक आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, कैस्टिग्लियानस थ्योरम हो गया आपका, फिर आपका यूनिट लोड मेथड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आता है, वो आपका आता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये रह गया था शायद यहाँ पे लिखना, ये था आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल है फोर्स मेथड के और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट मेथड के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा बेसिक इंट्रो हो गया इस यूनिट का, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस से। ठीक है, जब हम लोग फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस देख लेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है फोर्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस में वो है आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना पहला मेथड ऑफ एनालिसिस देखने जा रहे हैं जो कि फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस है और उसका नाम है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे हम पहले इसका कंसेप्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिडंडेंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, रिडंडेंट मतलब कहने का होता है कि रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा होता है लेमन लैंग्वेज में।
समथिंग विच इज एक्स्ट्रा वी कॉल इट रिडंडेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मान लेंगे, ठीक है, कि भाई ये हमारे स्ट्रक्चर में, ये हमारे बीम में फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो कोई भी एक रिडंडेंट मान लेंगे, या अगर ज़रूरत पड़ती है तो मतलब मोर नंबर ऑफ रिडंडेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अपना रिडंडेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिडंडेंट फोर्सेस है उसको हटा देंगे, ठीक है। जो रिडंडेंट फोर्सेस है उसको हटा देंगे, और जो एग्जिस्टिंग अप्लाइड लोड है उसके कारण जो रिडंडेंट का पोजीशन है वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले हमने क्या किया, रिडंडेंट हटाया, ठीक है। अब कुछ अप्लाइड लोड होगा हमारे बीम पे, तो उस अप्लाइड लोड के कारण जिस पोजीशन से हमने रिडंडेंट हटाया है वहाँ उस पोजीशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस अप्लाइड लोड के कारण, वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला हम लोग डिस्प्लेसमेंट वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो अप्लाइड लोड है उसको हटा देंगे, अप्लाइड लोड एक्सटर्नल है उसको हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा रिडंडेंट लगा देंगे, जो हमने रिडंडेंट हटाया था प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब है 1 डिग्री स्ट्रक्चर, उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 1 हो जाती है उस वक्त, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसी को कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जब मैं यहाँ पे मेथड समझा दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो अप्लाइड लोड है उसको हटा दिया हमने, और जो रिडंडेंट जिसको माना था वो लगा दिया हमने। अब रिडंडेंट लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एट द पोजीशन ऑफ, उसी पोजीशन पे, मतलब रिडंडेंट के ही पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 डिस्प्लेसमेंट आ गए, एक यहाँ के कारण, एक यहाँ, कहने का मतलब एक अप्लाइड लोड के कारण और एक रिडंडेंट के कारण, 2 डिस्प्लेसमेंट आ गए हमारे। अब हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी जिन्होंने पढ़ लिया उनको समझ में आएगा यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट था। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक है, हम लोग अननोन निकालेंगे। अब देखिए कि कैसे हम लोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने अपना एक बीम ले लिया, एक बीम ले लिया हमने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लोड लग गया P, ठीक। ये पोजीशन है आपका A, B, C और ये पोजीशन है D। फॉर एग्जांपल इसका लेंथ है A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल रिडंडेंट जो है इसको मान लेते हैं, रिडंडेंट हटा के हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 डिग्री स्ट्रक्चर बना लेंगे रिडंडेंट को हटा के। तो ये रिडंडेंट हमने यहाँ से हटा दिया, और कुछ इस तरीके का होता, कुछ इस तरीके का रिएक्शन देता ना, ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन देता, इस तरीके का या इस तरीके का, जो भी है। अभी हम लोग इस तरीके का मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वर्टिकल ही रिएक्शन दे सकता है ना, एक ही रिएक्शन दे सकता है रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देता, ठीक है। तो हमने इसको हटा दिया अपने स्ट्रक्चर से, हमने इसको रिडंडेंट मान के हटा दिया है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल लोड अब P है वो अप्लाइड रहेगा यहाँ पे, ठीक। अब इस लोड के कारण ये जो बीम डिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डेल्टा आ जाएगा। ये स्लोप डिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे आप लोग कि ये डिफॉर्मेशन का क्या, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आपका आता है उसमें क्या कहते हैं उसको, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मतलब एक तो हमारा उसका हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है, लेकिन एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का पार्ट होता है। तो वहाँ पे उस चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप देखते जाइए कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक थीटा यहाँ डेवलप हो गया, सिमिलरली ये थीटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो लेंथ है ये A है, तो ये जो डेल्टा हमने यहाँ निकाला है वो क्या हो जाएगा आपका A थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तीसरा स्टेप है जो है आपका
हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये रिडंडेंट लगा दिया, हमने ये रिडंडेंट लगा दिया, ये इस वाले स्टेप को फॉलो कीजिएगा, रिडंडेंट हटा दिया और जो अप्लाइड लोड है उसको हटा दिया, ये लग गया है। अब रिडंडेंट लग गया है, अप्लाइड फोर्स के कारण हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकल लिया था रिडंडेंट के पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइड लोड हटा दिया हमने और रिडंडेंट के पोजीशन पे रिडंडेंट फोर्स लगने के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका फॉर एग्जांपल ये आरसी आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही ये फोर्स लगेगा यहाँ पे तो एक मोमेंट आ जाएगा, यहाँ पे एक मोमेंट आएगा। किसी को कोई दिक्कत ये समझने में, मोमेंट आएगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सी इंटू ए, ये मोमेंट आएगा यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, ये मोमेंट आ गया, ठीक। अब देखिए इस मोमेंट के आने के कारण ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा θ1, यहाँ पे आएगा θ2। अब ये स्लोप अलग अलग क्यों डेवलप हुआ है ना, ये फिर आपको डिटेल में पता चलेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको, और जो लोग समझ सकते हैं डायग्राम से वो लोग ये फील भी ले सकते हैं कि अगर इस तरफ अगर आपका मोमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल मोमेंट तो आ नहीं रहा है, बीच में तो ये मोमेंट आ नहीं रहा है, एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे मोमेंट आ रहा है, तो पर्टिकुलर सपोर्ट पे ज़्यादा स्लोप डेवलप होगा, ठीक है, और θ1 कम होगा, ठीक है, इसलिए अलग अलग इसकी वैल्यू भी होगी। तो ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया। सिमिलरली ये यहाँ पे भी θ2 हो जाएगा। तो एक जो डिस्प्लेसमेंट होगा Δ1 वो इसके कारण होगा, विच इज θ2 इंटू ए, और एक डिस्प्लेसमेंट इसके कारण होगा, ये भी तो है, ये आरसी भी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो इसके कारण एक हो जाएगा Δ2, ठीक है, Δ2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इसको फाइनल डेल्टा लिख दें, अगर फाइनल डेल्टा लिख दें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम देखिए यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख देंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये इक्वेशन निकालिएगा ना तो आपका रिडंडेंट जो इसमें आपने माना है वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका रिडंडेंट आ गया है तो आपका सब कुछ आ गया, कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा था, जो रिडंडेंट आपने मान के चला था, जिसके कारण स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो रहा था, आपने वो कैलकुलेट कर लिया, तो फिर आप यहाँ के रिएक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ के भी रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, और एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना होता है। तो जिनको नहीं आता है उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे फॉलो करेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ, बट एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोसीजर हम लोग वो प्लॉट करते हैं। जब आप अपने पेपर में कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको बनाना होगा वहाँ पे, जब अगर स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ हो कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाना है, अगर ऐसा मेंशन कर दिया उन्होंने कि नहीं बनाना है, तभी आप नहीं बनाएंगे। पर आपको सिर्फ ऐसा लिख दिया कि एग्जांपल देके एनालाइज द बीम, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। लेकिन इस स्टेज पे हो सकता है बहुत लोगों को ये नहीं मालूम हो, तो जो सॉम वाले सर या मैम होंगे वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक अलग से यूनिट ही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा चीज़ें, और फिर आप यहाँ से रिलेट करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक मेथड, आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का, ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है।